बढ़िया। तो एक ही मुद्दा बचा है अपना बोर्ड पे। तो किसी भी परमाणु से कुछ अंश विस्थापन होने से पूर्व वह परमाणु आवेशित रहना पाया जाता है ना। तो किसी भी गठन अपने में एक संतुलन है। संतुलन को टूटने के लिए कोई तो आवेश चाहिए, आवेशित होके ही संतुलन टूटेगा ना। आवेश का कारण कोई उसके भार उससे प्रभावशाली चीज होगी तभी होगा। तो वातावरण का दबाव ही होता है वो। किसका प्रश्न था? आप ही का। स्पष्ट हुआ है? भैया पूरा स्टेटमेंट ऐसा है ना कि किसी भी परमाणु से कुछ अंश विस्थापन होने से पूर्व वह परमाणु आवेशित रहना पाया जाता है। मतलब वो उसके अंश जो हैं वो उससे ना छूटे, उसका गठन बना रहे, उसके लिए वो आवेशित रहता है। नहीं। अच्छा, मैं ऐसा समझ नहीं, वो नहीं है। उसका गठन बना रहे इसमें तो वो संतुलित रहता है, स्वभाव गति में रहता है। तब जब उसके ऊपर बाहर से प्रभाव आता है तो आवेशित हो गया। आवेशित की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो गठन टूट जाता है, ऐसा है। नहीं पकड़ में कि भाई जैसे कोई, मतलब इसको सामान्य सी चीज देखिए कि भाई बहुत गर्मी पड़ने से, हीट बढ़ने से आवेशित होगा। हीट का कारण उसकी परस्परता ही होगी। तो उस परमाणु का टेम्परेचर बढ़ने लगा वहाँ के, तो जो एक टेम्परेचर का एक थ्रेशोल्ड आया उससे उसका गठन टूट गया। गठन टूटने से पूर्व वो आवेशित क्यों रहता है? वो रहता नहीं है, हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि वातावरण का दबाव, आवेश का कारण वातावरण का दबाव है। तो वातावरण और आवेश को कंसिडर करना है ना। तो वातावरण का दबाव क्या है? उसकी परस्परता। तो परस्परता से दबाव जो आता है उस वो इकाई के अंदर आवेश का कारण बनता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये ग्लेशियर पिघलना, हाँ। मतलब ओजोन लेयर का ब्रेक होना, तो ये भी मतलब जब तक वो था नहीं तब तक वो अपनी यथावस्थिति स्थिति में थे। हाँ। जैसे ही बाहर से वे प्रभाव मतलब ऐसा है तो वो बिना, तो मतलब उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है बिना आवेशित हुए वो अपनी स्थिति में ही रहता है। हाँ। जैसे हीलियम में से सूर्य में से वो जो हीलियम का फिर से हाइड्रोजन हो जाना, तो इतनी वो है इसीलिए तो वो होता है। नहीं, वो मुझे क्लियर है भैया कि वातावरण के दबाव की वजह से जो भी अंदर परमाणु के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो वातावरण के दबाव की वजह से होते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज से पहले उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के लिए उसके अंदर एक्सेसिव एनर्जी आ रही है बाहर से। जो एनर्जी आ गई है बाहर से अंदर, उसी को हम कह रहे हैं आवेशित हो गया। उसको झेल नहीं पाया ना। देखिए जब पहले क्या होता है, नॉर्मल स्थिति में कोई आवेश आता है बाहर से, उसको मध्यस्थ क्रिया नियंत्रित कर लेती है। सम विषम आवेशों को सामान्य करने की जो क्रिया है उसका नाम मध्यस्थ क्रिया है। तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कोई अंश ज़्यादा पास आ रहा है या दूर जा रहा है उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखता है। इससे उसका वो बना रहता है संतुलन। पर जब वो जो प्रभाव आ रहा है वो एक सीमा से अधिक हो गया, अब वो न्यूक्लियस नहीं संभाल पा रहा, तो टूटने से पहले मतलब जो उसकी स्थिति बनेगी वो आवेशित स्थिति होगी, तभी तो टूटा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैं सही समझ रही हूँ कि जैसे किसी इंसान को गुस्सा आया, ठीक है, आपके एग्जाम्पल सारे वहीं पहुंचते, तभी समस्या। परमाणु के अंदर गुस्सा नहीं है, परमाणु से आदमी समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ चलिए, भैया, ये बताइए। परमाणु वाला मुझे वातावरण के दबाव से स्ट्रक्चरल चेंज होगा वो समझ में आ गया है, पर ये जो स्टेटमेंट है ना वो मुझे कुछ अलग लग रहा है। आप वही आवेश को गुस्से से जुड़े बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए क्या समझा अलग लग रहा है, बताइए बताइए। जैसे हम ऐसा एग्जाम्पल लेके किसी इंसान को गुस्सा आया, ठीक है, अभी वो गुस्सा वातावरण के दबाव की वजह से आया हो सकता है, पर उससे पहले वो आवेश में आ रहा है वो समझ में आता है कि भाई कुछ जैसे किसी दो लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तीसरा बैठा है वो भी आवेशित हो रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। वो आवेशित हो रहा है, वो भी तो वातावरण के दबाव में ही हो रहा है। हाँ, तो वो परमाणु में कैसे समझेंगे? अब ये तो परमाणु में, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी आपने एक दो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये इससे आवेश आपको स्वीकार हो रहा है। दूसरा उनकी परस्परता में बैठा उस आर्ग्यूमेंट को सुन के वो भी आवेशित हो रहा है, वो भी वातावरण का ही दबाव है, सेम ही प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसका आप बोल रहे हो कि इसका क्या है वहाँ पर परमाणु में क्या है, तो परमाणु के अंदर कोई भी दबाव या प्रभाव परस्परता से आता ही रहता है निरंतर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है और वहाँ पे बिजली चमक गई, है ना, हवा में बिजली चमकती है, तो चमकने से उसमें कुछ करंट आया, उससे वो आवेशित हो गया, आवेशित होकर विखंडित हो गया। यहाँ पे जो बोला जा रहा है बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कहने का मतलब यही है, टूटने से पहले वो रचना में आवेश आ ही जाता है, फिर टूटती है। पहले चीज़ें तो टूटने से पहले वो अव्यवस्थित होगी, अव्यवस्थित होने को बोल रहे हैं आवेश। आवेश का कारण इकाई स्वयं नहीं है, उसके आसपास का परस्परता का दबाव है। क्योंकि मानव अलग चीज़ है, मानव में भ्रम उसका आवेश का कारण है, इसलिए वो वहाँ पे वो तुलना नहीं बनती। परमाणु में अपने में कोई भ्रम नहीं है, तो स्वभाव गति में रहता है, उसकी प्रवृत्ति उसी में रहने की। इसलिए मानव और इसका बैठता नहीं है, वह आवेश की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए भैया इसी स्टेटमेंट में फिर वो ऐसे मैं सही समझ रही हूँ अगर, कि किसी भी परमाणु से कुछ अंश विस्थापन होने से पूर्व वह परमाणु वातावरण के दबाव की वजह से आवेशित रहना पाया जाता है। हाँ, ये समझना सही है। हाँ ये ठीक है। एक्चुअली वहीं पे आगे वहाँ पे दिया ही है, वो इसी लाइन में आगे कोमा करके दिया है कि हाँ। आवेशित होने के फलस्वरूप ही किसी परमाणु से विस्थापित होना संभव होता है। हाँ, जैसे कि मॉनसून में एग्जांपल आयरन होता है, तो बिकॉज ऑफ मॉनसून तो जंग लग जाता है आयरन पे, तो वो जो वातावरण का प्रभाव है उसकी वजह से हाँ, लेकिन वो विस्थापन का नहीं है भैया, ना प्रस्थापन का प्रभाव है वो विस्थापन प्रस्थापन क्रिया नहीं है। सही है। क्यों नहीं है वो विस्थापन प्रस्थापन? कि आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन तो मतलब होके उसमें आयरन में चेंज आता है। आयरन से ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ये मॉलिक्यूलर चेंज है। प्रस्थापन विस्थापन मॉलिक्यूलर चेंज की बात नहीं, एटॉमिक चेंज की बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर की चेंज है, न्यूक्लियर चेंज जिसे कहते हैं उसकी बात है। प्रस्थापन विस्थापन उस कॉन्टेक्स्ट में। मॉलिक्यूलर चेंजेस को पहले बोला हुआ है, हम शिविरों में बोला गया ऐसा, तो उसको ठीक करने की जरूरत है ना। हाँ, हाँ। ठीक है दीदी, तो बोर्ड वाला तो सब पूरा हो गया, अब क्या किया जाए? आधा घंटा है और बाकी 4 दिन भी है, उसमें कैसे किया जाए? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही,
तो क्वेश्चन तो रहेंगे ही, पहले बताइए। पेज नंबर 46 अध्याय 2 है, उसमें हाँ भैया बताइए। नीचे काल क्रिया की अवधि है। इस अवधि में आरोपित विचार व इच्छा ही असहज एवं निरारोपित विचार व इच्छा ही सहज है। तो एक वो आरोपित और निरारोपित क्या है आगे भी उसमें समझाया गया है। हाँ थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, आगे का भी पढ़ देता हूँ। हाँ। मानव इकाई में ही जागृति के क्रम में भी निरारोपण क्षमता पाई जाती है। ब्रह्मवश आरोपण होता है। ये पूरा सेंटेंस एक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। जो जैसा है उससे अधिक कम अथवा ना समझना ही आरोपण है। यही अज्ञान है, यही अक्षमता है, यही भ्रम है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिशीलता व सत्ता सहज पूर्णता के संबंध में ही आरोप या निरारोपण क्रिया संपन्न होना पाया जाता है। वहाँ पे एक करेक्शन, निरारोपण का निरारोपण किया है। बस आई थिंक वहाँ तक ही है ये आरोपण निरारोपण। हाँ। तो काल क्रिया की अवधि है, इस अवधि में आरोपित विचार व इच्छा ही असहज व निरारोपित विचार व इच्छा ही सहज है। ठीक है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है अभी? आरोपित मतलब मैं यहाँ पे ऐसा समझ रहा हूँ कि इम्प्लांट करना। हाँ, तो आरोपित को तो आगे बता दिए कि भाई अधिमूल्यन कर लेना, अवमूल्यन कर लेना, निर्मूल्यन करना ही आरोपित है। जितना जैसा है उससे कुछ अन्यथा मान लेना, उससे कम मान लेना, उससे अधिक मान लेना। तो काल के संदर्भ में बात हो रही है। काल की परिभाषा क्या दी? क्रिया की अवधि। ठीक है, अभी उसमें क्या आरोपित किया हुआ है? काल के संबंध में टाइम को लेके क्या आरोपित किया हुआ है? कोई एक चीज बताइए। समय बड़ा बलवान है। हाँ, तो काल अपने में कोई वस्तु है अलग से, फोर्थ डायमेंशन, या आरोपित विचार है? काल का विखंडन कर सकते हैं, नैनो सेकंड, ये भी आरोपित विचार है, हैं? हाँ, मतलब शून्य के पास पहुंचता जाएगा। शून्य तो नहीं होगा कभी, है ना, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बना ही रहेगा, है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जाएगा, है ना, बट जीरो नहीं होगा कभी। तो ये सब असहजता ही है सारी। क्रिया से मुक्त कोई काल होता नहीं, तो क्रिया को छोड़ के कोई काल नहीं है। तो जो काल है वो मानव जो है वो अपनी अनुकूलताओं के लिए कुछ गणना करता है ना। भाई जैसे हमारी आयु कितनी होगी, हम कोई संख्या बताते हैं सब, है ना। जो संख्या बताते हैं ये किस आधार पे बता रहे हैं? किसी एक आधार को बनाया हुआ है। धरती की जो क्रिया है उसके आधार पे हमने कुछ संख्या को गिना हुआ है, कुछ क्रम को पहचाना हुआ है, उसके आधार पे बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, क्रिया का मतलब है सारी क्रिया आवर्तनशील होती हैं। प्रकृति में जितनी क्रिया है वो आवर्तनशील है, चक्रीय विधि से, है ना। जैसे दिन रात का होना, ठीक है ना। पेड़ के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं वो भी आवर्तनशील विधि से हो रही हैं, है ना। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, है ना, ये भी आवर्तनशील विधि से हो रहा है। तो बहुत कुछ प्रकृति में आवर्तनशील विधि से हो रहा है, सब क्रियाएं चक्रीय विधि से। तो चक्रीय विधि के एक चक्र को गिन लेना ये काल की एक अवधि हो गई। इसको बोल रहे हैं समय या काल, है ना। अभी पेंडुलम जैसे हिलता है उसकी एक ऑसिलेशन को मान सकते हैं, पर आप पेंडुलम हटा दो और वो संख्या को ले लो, फिर उसके साथ जो भी करते हैं सब आरोपित है ना।
अब पेंडुलम से आप 1 नैनो सेकेंड नहीं नाप सकते, ठीक है ना, पर गणित तो कर सकते हो उसका, ठीक है। तो जो आरोपण है वो व्यवस्था को भूल के जितना भी कर रहे हैं उसके ऊपर, उससे जितना भी हम विचार चला रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, वो सब असहजता का आधार बना है, इतना ही कह रहे हैं इसमें। उससे ही लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हुई है बहुत। तो काल बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए ओवरऑल अस्तित्व में कोई अस्तित्व के अंदर काल क्यों नहीं, अस्तित्व भी अपने में एक क्रिया है, संपूर्ण अस्तित्व को देखें, पर उसकी कोई अवधि नहीं है ना। कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म कैसे करोगे अस्तित्व को, नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कोई टाइम का नहीं है, जबकि अभी विज्ञान क्या मानता है, ओवरऑल कोई टाइम है। टाइम बिगैन विद द बिग बैंग, है ना। तो उन्होंने यूनिवर्स को एक इवेंट मान के, यूनिवर्स को एक प्रोसेस मान के, उसका एक इवेंट को कहीं पे करके फिर टाइम की गणना कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट सेट किया, हाँ, कोई एक रेफरेंस पॉइंट को सेट किया, हाँ। जबकि हमारे सारे रेफरेंस पॉइंट इस धरती में ही समाये हैं। इस धरती से बाहर जाके वो रेफरेंस पॉइंट्स का कोई मीनिंग नहीं बचता है। फिर सोलर सिस्टम को आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सोलर सिस्टम की किस रेपिटेशन को आप आधार बनाओगे काल के लिए, है ना। मान लीजिए कि जो सोलर सिस्टम है उसकी पूरी एक्सिस ऐसे ऐसे घूमती है, पूरा जो सोलर सिस्टम का पूरा डिस्क है ना, वो डिस्क का भी टिल्ट ऐसे ऐसे घूमता है। हेलिकल मोशन में दिखता है, ऐसा बताया गया है। नहीं, वो तो धरती घूमती है सूर्य के आसपास, हेलिकल मोशन, या प्लैनेट्स घूमते हैं, वो तो अलग चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ अगर पूरे उसको डिस्क मान लीजिए सोलर सिस्टम को, सन सेंटर में है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, ऐसे करके, तो ये पूरा भी प्लेन जो है वो नियरली एक प्लेन में ही है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, वो भी ऐसे ऐसे हिलता है, मतलब ऐसे ऐसे, कभी ये ऊपर होएगा, कभी ये ऊपर होएगा, कभी ऐसे, ये पूरा ऐसे। अब इसको ऑब्जर्व आदमी कैसे करे। धरती जैसे है हमारी, इसका जो नॉर्थ पोल है, अभी एक पोलैरिस करके एक स्टार है ना, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। 26,000 साल के अंदर वो बदल जाती है उसकी दिशा, मतलब उसका एक साइकिल है, ठीक है। आज से 26,000 या 21,000 साल पहले वो वेगा करके एक स्टार था, उसको वो नॉर्थ पोल, वो पोल स्टार था, अभी वो पोलैरिस पे आ गया है, फिर किसी और पे आएगा। मतलब क्योंकि जो एक्सिस है अर्थ के पोल से जो बनती है वो भी ऐसे ऐसे घूमती है, उसका साइकिल है 26,000 साल या 21,000 साल। अर्थ जिस प्लेन में सन के आसपास घूमता है वो प्लेन भी ऐसे ऐसे चेंज होता है। तो अब इन सब प्रोसेस को देखेंगे हम, तो उसमें से किसी भी रेपिटेशन को हम आधार बना सकते हैं गणना के लिए। ठीक है ना। तो रेपिटेटिव प्रोसेस में क्या फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है वो कंप्लीट कब हुआ, इसलिए वो बेसिस बन जाता है। मैं पेंडुलम गया इधर से, फिर लौट के आया, फिर वापस जा रहा, इसको एक साइकिल मान लिया। हर साल बरसात होती थी तो उस बेसिस पे वर्ष, बरस, वर्ष, ये सारे शब्द वहीं से आए। है ना, रेपिटेशन था वो सारा। तो क्रिया के साथ ही समय जुड़ा है। अब आप क्रिया हटा दीजिए, फिर संख्या बच गई केवल। संख्या तो पे तो कुछ भी करते रहो आप। हाँ, संख्या तो काल्पनिक हो गई। तो अगर हमें कोई
छोटी अवधि की क्रिया को हम पहचाने या तो देखिए, समय की बात कौन करता है? मानव करता है। मानव की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी अपनी अवधि है। उससे छोटी ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? वो परसीव कैसे होगी? तो फिर वो सारा गणित में चला गया। तो गणित में जहां पे हम उसको अधिक मूल्य, अधिमूल्यन, निर्मूल्यन या अवमूल्यन कर लिया तो वो सब असहज हो गया सारा मामला। जितना है उतना देखा जाए उसे, इतना इधर इशारा किया जा रहा है बस। ठीक है। और बताइए। एक थोड़ा उसके आगे ही पेज में थोड़ा एक ग्रामेटिकल या फिर कुछ डाउट है, ऐसा है या लास्ट पैराग्राफ है 48 पेज पे, सॉरी सेकंड लास्ट, संस्कार पूर्वक ही, वो पूरा एक सेंटेंस है ना, वो कहाँ पे पूरा होता है वो समझ में नहीं आ रहा है। संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के आनुषंगिक है। फिर वहाँ पे मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ पे वो फुल स्टॉप आना चाहिए। वहाँ से दूसरा सेंटेंस, मानव सहज ऐसा एवं विषयों की सीमा में प्रवृत्ति व निवृत्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है जो प्रत्यक्ष है। ठीक कह रहे हैं भैया, वहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ कुछ एडिटिंग हुई है जो ठीक